हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिंदी क्लास स्टैंडर्ड 6। आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 साहब महत्वाकांक्षी। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था पाठ में कि लेखक जो है एक समारोह में गए हैं। क्लब में समारोह है जो देश की दुर्दशा पर भाषण पर है। तो लेखक वहाँ जाते हैं और वहाँ जो माहौल है उसको देखते हैं कि लोग किस तरह झूठी हंसी दिखा रहे हैं और अब एक दूसरे का अभिवादन कर रहे हैं, जो लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं ठीक से। फिर लेखक की नज़र एक ऐसे व्यक्ति पर जाती है जो क्या है अपनी मूंछों को संवारने में लगा हुआ है और वो देखता है कि वो हर वक्त क्या है अपनी मूंछ का जो बाल है उसको ही नौचने में लगा है। ऐसा लगता है लेखक को जैसे 20-25 साल से उसी को खींचने की कोशिश कर रहा है। फिर लेखक लगभग महीने भर बाद उस आदमी से फिर एक जगह कॉफ़ी हाउस में मिलता है। तब भी वो क्या है बाल खींचते हुए दिखता है उसे, और वो व्यक्ति उस लेखक के पास आकर उससे बड़े ही उत्साह से मिलता है और कहता है मैंने तुम्हारी कविता सुनी, बहुत अच्छी थी। तब लेखक उससे कहता है कि नहीं, वो कविता नहीं, मेरी कहानी थी। तो व्यक्ति कहता है तब तो वो और भी बढ़िया, शॉर्ट एंड स्वीट। अब दोनों के पास बातें करते करते कोई विषय नहीं रहता है तो दोनों आपस में कहते हैं आप ठीक हो और सुनाइए। तो लेखक भी कह देता है आप ठीक हो, आप सुनाइए। यानी दोनों के पास अब बात करने को नहीं बची। अब हम पढ़ेंगे आगे कि क्या होता है। उसने कहा क्या कहें साहब, देश की हालत इस वक्त बड़ी नाजुक है। देश के बारे में उसने मुझे मात दिया। मैं सब ठीक समझ रहा था मगर उसे देश के नाजुक हालत का एहसास था। मैं डरा भी, जो देश की हालत से बात शुरू करे वह भयानक चिपकू होता है। यानी लेखक को लगा कि ये व्यक्ति क्या है देश के बारे में बात कर रहा है, यानी उसे लगा था कि वो खाली बातों नहीं है लेकिन उसे देश की हालत की बात करी। तो लेखक ने सोचा कि जो देश की हालत की बात शुरू करे तो वो कैसा होता है, चिपकू। दुनिया की हालत वाला तो और भी खतरनाक होता है। 2 साल पहले वियतनाम की बात करता एक आदमी मुझे मिला था। तब वह सिवा अपने और किसी की बात नहीं करता। मैंने तय किया एक तो इससे बचूंगा, दूसरे इसे गंभीर नहीं होने दूंगा, इसकी बातें मजाक में टालूंगा। तो लेखक ने क्या सोचा कि मैं इससे बचूंगा, इससे जल्दी से बात करके निकल जाऊंगा और इसकी बातें क्या है मजाक में टाल दूंगा। वह न जाने क्यों एकाएक सामाजिक हो गया, अक्सर मिल जाता और वही बात कहता। इस वक्त देश की हालत बहुत नाजुक है। यानी अब वो व्यक्ति क्या लेखक को बार बार मिलने लगा और हमेशा यही बात बोलता। बहुत हो गया तो मैंने नक्शा फैलाकर उसका देश ढूंढने की कोशिश की, कहीं नहीं मिला। मेरी भूगोल की पढ़ाई बेकार गई। आखिर इसका देश है कहाँ, किस देश की चिंता कर रहा है। घर और क्लब मिलाकर जिसकी दुनिया बनती है उसका देश क्या बाथरूम है या बार है। अगर उसका वही देश है जो हम सबका है तो इस देश पर नया संकट क्या आ गया। क्या बाजार में स्कॉच विस्की नहीं मिल रहा, या क्या इसका रसोई या छुट्टी पर चला गया है। यानी लेखक को क्या है परेशानी हो रही है कि वो बार बार उससे आकर देश की हालत पर बोलता है, क्योंकि वो व्यक्ति तो क्या है केवल घर से क्लब तक ही जाता है। यानी केवल घर में रहता है या फिर क्लब में जाकर चिकनी चुपड़ी बातें बनाता है। तो इस तरीके से लेखक कह रहा है कि इसको देश की क्या पता। वह पहले एक सरकारी प्रतिष्ठान का मैनेजर था। 2-3 साल पहले उसे कंपलसरी रिटायरमेंट मिल गया। बड़े भ्रष्टाचारी को बाइज्जत अलग कर देने की विधि को कंपलसरी रिटायरमेंट कहते हैं। यानी यहाँ पर ये क्या है, एक जो व्यक्ति है उससे बार बार मिल रहा है वो कौन था, एक सरकारी मैनेजर था और 2-3 साल पहले उसे क्या मिला था, कंपलसरी रिटायरमेंट। और ये बड़े भ्रष्टाचारी को बाइज्जत अलग कर देने, यानी वो एक भ्रष्टाचारी था, उसको अलग कर देने की विधि को यहाँ लेखक क्या कह रहा है, कंपलसरी रिटायरमेंट। चपरासी या बाबू का भ्रष्टाचार पकड़ा जाए तो वह डिसमिस होता है। यानी अगर कोई छोटा नौकर
पकड़ा जाता है भ्रष्टाचार करता हुआ तो वो क्या कर दिया जाता है, डिसमिस। लेकिन ये जो बड़े लोग हैं उनको क्या है, रिटायरमेंट मिलता है। जेल भी भेजा जा सकता है क्योंकि वह सिर्फ 10-5 रुपये खाता है, मगर बड़ा अफसर जब 10-5 लाख दबा लेता है और सरकार इस पर ध्यान देने के लिए मजबूर हो जाती है, तब उससे हाथ जोड़कर कहती है, हुजूर आशा है आप अब तक काफ़ी खा चुके हैं, अब अगर आप उचित समझें तो बाकी ज़िंदगी चैन से गुजारें। वह सरकार के प्रति करुणा से बढ़कर कंपलसरी रिटायरमेंट ले लेता है और बाइज्जत बाकी उम्र काटता है। यानी जो छोटे लोग हैं वो क्या है, थोड़ी सी ही भ्रष्टाचार करते हैं लेकिन फिर भी उनको क्या सज़ा मिलती है, डिसमिस कर दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। लेकिन ये जो बड़े बड़े अफसर हैं इनको क्या डिसमिस नहीं किया जाता, बल्कि इनसे हाथ जोड़कर विनती की जाती है कि अब तक आपने क्या है काफ़ी खा चुके हैं, तो आप ज़रा आराम से बैठ जाएं। तो इस तरीके से ये लोग दया दिखाकर क्या है, रिटायरमेंट ले लेते हैं। जब चपरासी भी लाख रुपए खाने लगेगा तब वह भी बर्खास्त नहीं होगा, कंपलसरी रिटायरमेंट पर बैठेगा। यह आदमी बड़े ठाठ से और बाइज्जत ज़िंदगी गुजार रहा था। बंगले, कारें और बेहिसाब रुपया, शौक उसके कई थे, मगर इधर उसे यह देश का नया शौक लग गया था। देश की लत भी बुरी होती है, एक बार लग जाए तो छूटती नहीं। यानी अब उसे क्या वो मिल गया था विषय कि देश की हालत बहुत नाजुक है, इस पर लेकर ही वो हमेशा बात करता रहता था और क्लबों में जाकर इस पर ही झूठे भाषण देता रहता था। मैंने सुना वह बहुत लोगों से मिलने लगा है और सबसे देश की नाजुक हालत की बात करता है। जो उसे जानते थे वे कहते थे या तो उसका दिमाग खराब हो गया है या देश के सचमुच बुरे दिन आ गए हैं। एक सुबह वह मेरे घर आ गया, कार से उतरा तो पहचानने में देरी लगी। वह बदल गया था, कोट पैंट टाई छूट गए थे, कुर्ता धोती जैकेट पहने हुए था। मैंने पूछा यह क्या हुआ? उसने ज़रा छेपते हुए कहा, मैं अब बदल गया हूँ, बिल्कुल राष्ट्रीय हो गया हूँ। यानी उस व्यक्ति को जब लेखक के घर आया तो लेखक ने देखा कि वो जो व्यक्ति जो क्या है कोट पैंट में आया करता था, आज क्या है कोट पैंट टाई में नहीं है बल्कि धोता कुर्ती जैकेट में है। तो लेखक को उसको पहचानने में थोड़ी देर हुई, लेकिन लेखक ने पहचान लिया और लेखक ने पूछा कि ये क्या हुआ है? तब उसने कहा कि मैं बदल गया हूँ, मैं एक राष्ट्रीय हो गया हूँ। मैंने कहा अपने सारे पत्ते खोल दीजिए, क्या है आपका इरादा? उसने कहा देखिए देश की। मैंने काटा, देश को फिलहाल रुको, छोड़ दीजिए, अपनी बात कहिए। यानी वो जो व्यक्ति है वो फिर से वही कहने वाला था कि देश की बहुत नाजुक हालत है, लेकिन लेखक ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसने कहा कि देश को छोड़ो, अपनी बात बताओ। उसने कहा मैंने संसद का चुनाव लड़ने का निश्चय कर लिया है। अब मैं समझा कि पिछले 2-3 महीनों से देश की हालत नाजुक क्यों है। मैंने पूछा आपने ऐसा क्यों तय कर लिया है? उसने कहा देश परिवर्तन मांगता है, वह हमसे कुछ अपेक्षा करता है, हम भी तो भारत माता की संतान हैं। मेरे मुंह से फिर निकल गया, मुझे तो मालूम नहीं था। वह चौंका, बोला मजाक नहीं, मैं बहुत सीरियस हूँ, मैं एकदम पब्लिक लाइफ में आना चाहता हूँ। मैंने कहा मगर आप उल्टा कर रहे हैं, लोग पब्लिक लाइफ में पहले आते हैं, चुनाव बाद में लड़ते हैं। आप चुनाव पहले लड़ेंगे, पब्लिक लाइफ में बाद में आएंगे। उसके पास जवाब था। बोला देश इस वक्त बड़ी जल्दी में है, मेरे लिए बड़ी समस्या थी, इसने ऐसा निर्णय कैसे ले लिया? बहुत सोचने पर मैंने कल्पना की कि ऐसा हुआ होगा, एक दोपहर को लंच टेबल पर इसकी पत्नी से बातें हो रही होंगी। पत्नी ने कहा होगा अपने पास बंगले हैं, कारें हैं, गहने हैं, पैसा है, अब कोई और बढ़िया चीज़ लाओ। इसने पूछा होगा क्या ले आऊँ? पत्नी ने बोला होगा कोई ऐसी चीज़ जिससे इज्जत बढ़े, पैसा तो बहुत है। इसने सोचकर कहा होगा अच्छा एक बार लोकसभा घर में ले आऊँगा। पत्नी ने उत्साह से कहा होगा हाँ ज़रूर ले आओ, हम उसे फ्रिज में रख देंगे। मिसेज चोपड़ा का घमंड भी टूट जाएगा। मैं उसे कहूँगी चोपड़ा साहब से कहकर विधानसभा ही बुलवा लें, क्यों इतने में आ जाएगी लोकसभा। इसने कहा होगा लेना है तो दाम की क्या चिंता, पहले सस्ती आती है, अब कुछ कीमत बढ़ गई है। पत्नी ने कहा होगा जैसे भी मिले ले आओ, ज़रूर आओ। इसके बाद ही इसे महसूस हुआ होगा कि देश की हालत बड़ी नाजुक है। मैंने उसे समझाया आपकी कोई सार्वजनिक सेवा नहीं है, बहुत लोग आपको
नहीं जानते हैं। आप कैसे जीतने की उम्मीद करते हैं। यानी जो व्यक्ति है वो क्या है, लोकसभा के चुनाव में खड़ा हो रहा है, इसलिए वो क्या है, कुर्ता पजामा पहनकर वो वोट की विनती करने आया है। तो लेखक क्या सोचता है कि उसकी पत्नी ने उससे कहा होगा कि तुम्हारे पास पैसा है और गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ तो है, तो आप थोड़ी सी इज्जत कमा लें, कोई ऐसा काम करें। तो यहाँ जो लेखक है वो अपना अनुमान लगा रहा है सारा। तो लेखक फिर उसे समझाता है कि आपके पास क्या है, कोई सेवा नहीं है, जनता से संबंधित ऐसी कोई सेवा नहीं है, या ना ही लोग आपको इतना जानते हैं, तो आप जीतने की उम्मीद किस तरह कर सकते हैं। वह मुझसे ज़्यादा समझा हुआ था, कहने लगा, वह सब मैंने समझ लिया है। अपने देश का चुनाव तो एक नाटक है, हमारा गवारों का देश है। सच पूछा जाए तो हम प्रजातंत्र के लायक ही नहीं हैं। यहाँ वोट पाने के कई तरीके हैं, मैं सब जानता हूँ, सारा प्रबंध कर लिया है। आखिरी बात कहते कहते उसने एक आँख बंद करके इशारा किया। मैंने कहा, फिर जीतने के लिए लगभग 2 लाख वोट चाहिए। वह बोला, हाँ मैं बतलाता हूँ। देखिए 6 लाख का क्षेत्र है ये, इसमें से लगभग 4 लाख का मतदान होगा। इनमें से करीब 50,000 ऐसे होंगे जो घबराते हुए मतदान केंद्र में घुसेंगे और घबराकर कहीं सील लगा देंगे। वे हर दफ्तर को पुलिस थाना समझते हैं। आवर्स इज अ बैकवर्ड कंट्री। इनमें से लगभग 30,000 तो घबराकर अपने निशान पर सील लगा ही देंगे। 30,000 तो ये हुए, अब आगे चलिए। मैंने रोका, आगे बिल्कुल मत चलिए, आपने प्रजातंत्र की नस पकड़ ली है। घबराते हुए मतदाता पर जो निर्भर है उसकी जीत पक्की है। वह खुश हुआ और ध्यान से उस बाल को खींचने की कोशिश करने लगा। बोला, सारा प्रबंध तो कर लिया है, बस प्रचार का जिम्मा आप ले लीजिए। जिम्मा मैंने ले लिया पर कर नहीं सका। हुआ यह कि वह पर्चे में लिखवाना चाहता था, जनता के जाने माने सेवक, मगर मेरे हाथ से लिखा गया जनता के जाने माने भ्रष्टाचारी। मैंने उसे बताया नहीं, पर आगे प्रचार कार्य का खतरा मोल नहीं लिया। वह लड़ा, उसकी जमानत जब्त हो गई। मिला तो मैंने पूछा, यह कैसे हो गया। उसका हिसाब तो पक्का था। उसने कहा, जनता ने धोखा दे दिया। मैंने कहा, यानी इस बार घबराई नहीं। उसने कहा, हाँ ऐसा ही मालूम होता है। आपने उस दिन क्लब में ठीक ही कहा था, वी आर द मोस्ट फॉलन पीपल। तो यहाँ आपने देखा कि एक व्यक्ति है जो अपनी महत्वाकांक्षा अधिक रख रहा है, कि वो सोचता है कि लोग क्या घबरा कर उसे वोट दे देंगे, लेकिन आखिर में ऐसा नहीं होता है। जनता अपना पक्ष कहीं और देती है।